हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी में। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। और द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या होते हैं। तो चलिए आज हम बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं कि किसी को लिविंग कहने के पीछे असली साइंस क्या होता है। एक सवाल हमारे दिमाग में उभरता है कि क्या सिर्फ ग्रोथ ही जिंदा होने की पहचान है। ग्रोथ एकमात्र फैक्टर है कि वो बताए कि कोई इंसान जिंदा है या मुर्दा है, या फिर रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर इस वीडियो में हमें मिलने वाला है। सो व्हाट इज़ लिविंग? Living organisms exhibit certain distinctive characteristics which distinguish them from non-living. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जो उन्हें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग बनाता है। तो वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अब हम उनके बारे में वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। Unique characteristics of living organisms. The most distinctive features exhibited by living organisms include, जो सबसे स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो किया जाता है, एग्जिबिट का मतलब शो किया जाता है, वो क्या है उनके बारे में हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहला है बच्चों मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम इसमें सबसे पहला जो स्टडी करेंगे वो रहेगा हमारा मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है हमारा ग्रोथ, इंक्रीज इन बॉडी मास या फिर इंक्रीज इन नंबर के कॉन्टेक्स्ट में, और ये आपके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर बॉडी मास का इंक्रीज की बात की जा रही है तो मतलब बॉडी में सेल डिवीजन होगा, यानी कि माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से बॉडी का मास, बॉडी जो है आपकी ग्रो करेगी। या फिर इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन नंबर का मतलब है कि पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होना। पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कैसे होगा? जब आपके ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ेगा, यानी कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जब ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन साइज ग्रो करेगा। और अगर इंडिविजुअल की हम बात करें तो अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन में माइटोसिस या सेल डिवीजन होगा तो उसके बॉडी का मास बढ़ेगा। थर्ड हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो सकता है, इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आपका सजगता, आप कितने सजग हैं, आप कितने होश में हैं। रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अगर आप अपने एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई एक प्लूरल है, स्टिमुलाई का सिंगुलर होता है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मतलब हो गया आपका कि कुछ भी आप बाहर की चीज़ें जैसे कि फिज़िकल, बायोलॉजिकल या केमिकल, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जिसके प्रति कोई रिस्पॉन्स देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं। और कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स के द्वारा ही शो किया जाता है। बच्चों यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ, स्टिमुलाई जो है, स्टिमुलस, ये एक डिटेक्टेबल चेंज होता है आपके इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से आपके अंदर एक रिस्पांस प्रोड्यूस होता है या आप एक रिस्पांस देते हैं। अब वो स्टिमुलाई क्या हो सकता है? फिज़िकल अगर हम बात करें तो हीट या कोल्ड। अगर हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हम जो है हम उसके प्रति कुछ रिस्पांस देंगे। ठंडी लग रही है तो हमारे अंदर कपकपी स्टार्ट हो जाएगी। केमिकल की बात करें, अगर कोई टेस्ट, हमने कुछ चीज़ टेस्ट किया तो हम उसके प्रति अच्छा या बुरा हम कुछ रिस्पांस देंगे। तो ये सब चीज़ें जो आपकी स्टिमुलाई होती हैं। तो स्टिमुलाई जो है, अगर हम उसके प्रति कोई रिस्पांस दे रहे हैं तो हम कॉन्शियस हैं, यानी कि हम सजग हैं, हम होश में हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स में हम देखते हैं कुछ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग पीछे हमने अभी डिस्कस किया, तो उसमें से कुछ डिफाइनिंग है,
कुछ नॉन डिफाइनिंग है। मतलब कि डिफाइनिंग वो हैं जो श्योरली आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो किए जाते हैं निश्चित तौर पे, और नॉन डिफाइनिंग ये आपके लिविंग या नॉन लिविंग कह लीजिए, या फिर लिविंग है तो उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके द्वारा भी शो किए जाते हैं, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। तो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके आते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। डिफाइनिंग की बात करें तो इसमें आते हैं आपके मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो अब हम इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग देखने वाले हैं वो हमारा है ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी ग्रो करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिविजन। जो मल्टी सेलुलर हैं मतलब कि जो आपके 2 से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं वो सभी के सभी आपके सेल डिवीजन के माध्यम से ग्रो करते हैं। सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस होगा। जो नॉर्मली हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस जो है वो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स में होता है यानी कि सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और मियोसिस होता है आपकी बॉडी के जर्मिनल सेल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में। मियोसिस होता है तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और माइटोसिस होता है तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो करते हैं। प्लांट्स शो कंटिन्यूअस एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स जो है वो एक कंटिन्यूअस और इनडिटर्मिनेट का मतलब है अनिश्चित ग्रोथ वो अपनी लाइफ पूरी लाइफ शो करते हैं। कौन? प्लांट्स। और प्लांट्स में बच्चों ये पॉसिबल क्यों हो पाता है, एक बार फिर से बता दें कि जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूअस और ओपन एंडेड ग्रोथ होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ थ्रू आउट अपनी लाइफ ग्रो करता रहता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप जानते हैं कि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ स्पेसिफाइड लोकेशंस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये जो है आपके यहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होता रहता है जिस वजह से प्लांट का ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स शो लिमिटेड एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ। एनिमल्स में लिमिटेड और डिटर्मिनेट ग्रोथ कहा गया है क्योंकि एनिमल्स जो हैं आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स हैं वो आपके ग्रोथ शो करते हैं, और उनका जो ग्रोथ है एक पर्टिकुलर एज के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाता है जब उनके ऑर्गन्स या वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है अपना एक प्रॉपर शेप एंड साइज अटेन कर लेता है। उसके बाद उसमें अब और ग्रोथ नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन द सरफेस। इसीलिए हमने ग्रोथ को जो है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में रखा है। लिविंग बीइंग्स का ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं। कैसे? उनका जो आउटर सरफेस है वहाँ पे अगर कुछ चीज़ इकट्ठा होती रहे तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का भी साइज़ बढ़ता है। जैसे माउंटेन्स, आपके बोल्डर्स हो गए, बड़े बड़े पत्थर जो किसी चट्टान से निकले हों, या फिर सैंड माउंट्स होते हैं आपके रेत के टीले। तो रेत के टीले आप देखते हैं धीरे धीरे करके अगर उस पर रेत की परत जमती जाती है तो उनका साइज़ बढ़ता जाता है। ऐसे ही माउंटेन्स के साथ यानी कि पहाड़ों में भी देखने को हमें मिलता है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी आपके ग्रोथ शो करते हैं, बट इनमें ग्रोथ एक्सटर्नल है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो शो करते हैं उनमें ग्रोथ इंटरनल है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द ग्रोथ इज इंटरनल, बट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द ग्रोथ इज एक्सटर्नल। लिविंग में इंटरनल ग्रोथ है। लिविंग में इंटरनल इसीलिए है क्योंकि सेल डिवीजन होता है, और नॉन लिविंग्स में जो आपके हैं वो एक्सटर्नल है क्योंकि उनकी एक्सटर्नल सरफेस पे यानी कि बाहरी सरफेस पे सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन, जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होती रहती हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल ग्रोथ होता है, मतलब उनके अंदर सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन की वजह से इसको इंटरनल ग्रोथ कहा जाता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एक्सटर्नल है, मतलब बाहरी है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि नॉन लिविंग जो सब्सटेंस है उसके आउटर सरफेस पे चीज़ें जो हैं वो जमा होती रहती हैं जिसकी वजह से उसका आकार बढ़ता चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग की तरफ, जिसको हमने नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में ही रखा है। हमने दो चीज़ों को नॉन डिफाइनिंग में रखा था, एक ग्रोथ और एक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम काइंड। पेरेंट्स की तरह ही ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, यानी कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी संतानें हैं, वो प्रोड्यूस होना, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट्स अपने ही जैसे, या अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स होंगे। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। No non-living object is capable of reproducing or replicating by itself। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आप ना तो रिप्रोड्यूस कर सकता है या फिर सेल्फ रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता है। रेप्लिकेट का भी मतलब होता है अपनी दूसरी कॉपी बनाना। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स। ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके दो तरीक़ों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1 इज सेक्सुअल, नंबर 2 इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, वो एकदम क्लोन होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, हूबहू होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, इसी वजह से जो आपके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ पे बच्चों हम थोड़ा सा देखते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ तरीके। बात करें ट्रू रीजनरेशन की तो ये हमें प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। प्लेनेरिया का कोई पार्ट अगर टूट जाए या प्लेनेरिया अपने आप को एक से ज़्यादा पार्ट्स में तोड़ ले तो जो टूटे हुए पार्ट्स हैं वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा एक प्लेनेरिया रीजनरेट कर सकते हैं। दूसरा अगर हम मोड देखें तो वो है हमारा बडिंग, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है ईस्ट और हाइड्रा में। ईस्ट आपका एक यूनिसेलुलर फंगस है, ये एक यूनिसेलुलर फंगस है, सिंगल सेल्ड फंगस है, और हाइड्रा आपका एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों में ही बडिंग ऑब्जर्व किया जाता है। हाइड्रा में सिंगल बड बनता है, ईस्ट में जो है वो चेन ऑफ बड्स बनते हैं, और यही बड्स जब पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, मतलब कि निकल जाते हैं, हट जाते हैं, तो ये जिस भी सबस्ट्रेटम में या जिस भी मीडियम में ये गिरेंगे वहाँ पे एक नया ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो बडिंग में जो बड्स होते हैं ईस्ट और हाइड्रा में जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो जब अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं तो वो आपके नए ऑफस्प्रिंग में, नए ऑर्गेनिज्म में जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। तीसरा हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है आपको ऑब्जर्व किया जाता है फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस में। मॉसेस जो है आपके ब्रायोफाइट्स में आते हैं, इसके बारे में हम प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फंजाई आप सब जानते हैं, और फिलामेंटस एल्गी में भी ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है। फिलामेंटस एल्गी की अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखें तो स्पाइरोगायरा एक क्लोरोफाइसी है, ग्रीन एल्गी है। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो फंजाई में ऑब्जर्व किया जाता है। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं आपके फंगस में ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमने कुछ मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड, गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है विद ऑपोजिट सेक्सेस। इसमें गैमीट फॉर्मेशन भी होता है, यानी कि गैमीटोजेनेसिस भी होता है, और गैमीट फॉर्मेशन के बाद फ्यूजन भी होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो ऑफस्प्रिंग आपका प्रोड्यूस होगा वो वेरिएशंस के साथ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन प्रोसेस जो है इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस के दौरान आपके क्रॉसिंग ओवर होते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्जर्व किया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है विद ऑपोजिट सेक्सेस। इसमें गैमीट फॉर्मेशन भी होता है, इसमें हमें वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। वेरिएशंस हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और बच्चों,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके ऑफस्प्रिंग्स हैं या प्रोजेनी हैं वो सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, दे आर नॉट आइडेंटिकल। वो आइडेंटिकल यानी कि हूबहू नहीं होते हैं बल्कि सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। ए सेक्शुअल में हमने देखा था कि बिल्कुल हूबहू 100% सेम होंगे, बट सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि सेक्सुअल में वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशंस की वजह से ही जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से डिफरेंट होते हैं। आपस में सिमिलर होंगे बट फिर भी वो वेरी करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। हमने यहाँ बात किया बैक्टीरिया और अमीबा की, तो ये यूनिसेलुलर है, मतलब दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये एक सेल के बने होते हैं। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही बात है। सिनोनिमस का मतलब है एक चीज़, सिनोनिम को कहते हैं समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। अगर ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, तो वो इनका ग्रोथ कहलाता है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, रिप्रोडक्शन होगा तो इनका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा जो इनका ग्रोथ कहलाता है। इनका पॉपुलेशन नंबर बढ़ता है तो वही इनका ग्रोथ होता है। हमने पीछे ही अभी पढ़ा था ग्रोथ के जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास। तो यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, तो वही इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन भी है, ग्रोथ भी है। रिप्रोडक्शन में ही बच्चों हम एक नोट देखते हैं, मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज म्यूल्स, म्यूल्स कहते हैं खच्चर को, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एसेट्रा डू नॉट रिप्रोड्यूस। ये जो हमने नाम पढ़े म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये आपके लिविंग हैं बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। म्यूल जो है आपका बच्चों वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड किसका है? मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में जब ब्रीडिंग होता है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं म्यूल। वैसे ही आपके स्टेराइल वर्कर बीज हैं, ये आपके फीमेल बीज हैं और ये दे आर फंक्शनली अनेबल टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्वीन बीज। जो क्वीन बी होती हैं वो कुछ फेरोमोन्स रिलीज़ करती हैं जिसकी वजह से वर्कर बीज जो हैं स्टेराइल हो जाती हैं और इनका काम सिर्फ रह जाता है बीहाइव को यानी कि छत्ते को सिर्फ मेंटेन करना, नेक्टर कलेक्ट करना, वैक्स प्रोड्यूस करना। बात करें इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स की तो ये भी आपके ड्यू टू एनी मिस हैपनिंग, या तो जो आपके टेस्टिकल्स हैं दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ अमाउंट ऑफ स्पर्म्स, या फिर ओवम का प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है, या ओवम जो है अनहेल्दी ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन जनरेट हो जाती है, तो वो भी आपके रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स ये आपके लिविंग हैं। Hence, reproduction cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organisms. इसी वजह से रिप्रोडक्शन को जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिले। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बाद अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम टोटल ऑफ all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. हमारी बॉडी में यानी कि लिविंग बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका सम क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को ही दो पार्ट्स में हम डिवाइड भी कर सकते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में जो है कोई चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है। तो एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होगा और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होगा। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। नेक्स्ट, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर करें, परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर कोई रिएक्शन, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में,
तो वो ना तो लिविंग कहलाएगा और ना ही नॉन लिविंग कहलाएगा। हेंस मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बिना किसी एक्सेप्शन के। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है बच्चों आउटसाइड द लिविंग बॉडी। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। लिविंग बॉडी के बाहर अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करवाया जा रहा है एक वेल प्लान्ड एनवायरनमेंट में, तो वो आपका लिविंग थिंग नहीं होगा बल्कि एक लिविंग रिएक्शंस कहलाएंगे जो लिविंग बॉडी में होते हैं। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसी वजह से जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये जो है आपके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बिना आप मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बॉडी के बाहर कंडक्ट नहीं करवा सकते हो, और करवाते भी हो तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। बहुत लिमिटेड ही ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो हम एक लिविंग बॉडी के बाहर अभी कंडक्ट करवा पाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक टर्म मिला था इन विट्रो। इन विट्रो जो है एक प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट सच एज लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में, लैब में अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल कंडीशन जनरेट करके, जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है वैसा कंडीशन हम जनरेट करके अगर कोई रिएक्शन कंडक्ट करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो। इसका एक कॉमन एग्जांपल आपने सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि एग्स और स्पर्म का, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है। जो कपल आपके हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे एग और स्पर्म लेके आउटसाइड द बॉडी एक कंट्रोल्ड कंडीशन में लैब में उनका फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है सो दैट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो। तो यही आपका जो है इन विट्रो कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया आपका चेतना, जागरूकता। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग बीइंग, कॉन्शियसनेस एक एबिलिटी है, एक फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसकी बदौलत वो अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट को सेंस कर पाता है, महसूस कर पाता है और उसके वो कोई उनके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स देता है आपका। वो स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं? फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल में हमने बात किया था हीट एंड कोल्ड हो सकता है। केमिकल में बात करें तो टेस्ट यानी कि कोई स्वाद, ओडर, कोई स्मेल हो सकता है, या कोई बायोलॉजिकल कोई टच या फिर किसी एनिमल का टच हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कॉन्शियसनेस जो है यानी कि चेतना जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नॉन लिविंग्स के पास कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। Plants respond to external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc. प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग हैं तो उनके पास भी कॉन्शियसनेस है। तो प्लांट भी आपके रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति। वो हो सकते हैं लाइट, वाटर, पानी, टेम्परेचर, तापमान, या कोई अदर ऑर्गेनिज्म कोई उन्हें टच करे तो इससे भी वो हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं। पोल्यूटेंट्स की वजह से, पोल्यूटेंट्स मतलब जो पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स हैं, जो पोल्यूशन करते हैं, उनकी वजह से भी प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
फोटो पीरियड जो है आपका वो डेली ड्यूरेशन है डे लाइट का दैट अ प्लांट और एनिमल इज एक्सपोज टू। फोटो पीरियड मतलब फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन। तो लाइट का वो ड्यूरेशन, डेली लाइट का वो ड्यूरेशन जिसके प्रति प्लांट्स और एनिमल्स आपके डेली एक्सपोज होते हैं, इसको कहा जाता है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड भी अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, किस में, जो सीजनल ब्रीडर्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स। अगर हम यहाँ पे फोटो पीरियड की बात करें प्लांट्स और एनिमल्स में, तो एनिमल्स में जो फोटो पीरियड है वो ट्रिगर करता है आपका हार्मोनल चेंजेस दैट रेगुलेट ब्रीडिंग, यूजली टाइमिंग इट फॉर स्प्रिंग और समर टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। कुछ आपने बर्ड्स देखे होंगे जो कि एक रीजन से दूसरे रीजन में चले जाते हैं जब उनके वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वो स्प्रिंग या समर सीजन में माइग्रेट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली ब्रीड कर सकें। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो फोटो पीरियड है इट डिटरमाइंस व्हेन दे फ्लावर एंड फ्रूट बाय इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक वर्नेलिन एंड फ्लोरिजन। ये जो आपके हॉर्मोन्स हैं ये फोटो पीरियड के ऊपर डिपेंड करते हैं, वर्नेलिन और फ्लोरिजन, जिसकी वजह से फ्लावरिंग, प्लांट्स में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो एनिमल्स और प्लांट्स में कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ है, इसी वजह से वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति एक रिस्पॉन्स शो करते हैं। इससे रिलेटेड एक नोट देखते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग जो है एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अवेयर है अपने लिए, यानी कि उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना, आत्म जागरूकता होती है ह्यूमन बींग्स के पास, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर द हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट। नेक्स्ट हम एक पॉइंट देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। जो लिविंग होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब अपनी कॉपी को इंक्रीज कर सकते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। इवॉल्विंग, इवॉल्व हो सकते हैं टाइम के साथ, समय के साथ धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन होता है। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप स्वचालित हैं, वो अपने आप खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं। एंड केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करने में भी सक्षम होते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने समझा व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग के बारे में हमने कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ज़िंदा होने का मतलब सिर्फ ग्रोथ या रिप्रोडक्शन ही नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या कॉन्शियसनेस, हमारी असली पहचान है ज़िंदा रहने की। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब हम आपसे मिलेंगे इसी चैप्टर के, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ, और वो हमारा रहेगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।